साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति NPRD अर्थात नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज के लाभों के जो लाभ है वो मरीजों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। देखिए, राज्यसभा के एक सांसद ने रोगियों तक NPRD राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के लाभ नहीं पहुँचने पर चिंता प्रकट की है। साथ ही इस संबंध में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर से तत्परता की कमी को भी रेखांकित किया है। यह जो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति है, इसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है सरकार द्वारा अधिसूचित तृतीयक अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में दुर्लभ रोगों के निदान, रोकथाम और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। NPRD राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति का उद्देश्य व्यापक निवारक रणनीति कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी के माध्यम से दुर्लभ रोगों के मामलों और प्रसार को कम करना है। यह जो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति है NPRD, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसमें रोगों का वर्गीकरण किया गया है, 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला समूह 1 है। इस समूह में एक बारगी उपचार से ठीक होने वाले रोगों को शामिल किया गया है। समूह 2 में इस समूह में अपेक्षाकृत कम लागत वाले दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की उपलब्धता वाले रोगों को रखा गया है। समूह 3 जो है, इसमें ऐसे रोगों को सम्मिलित किया गया है जिनका निश्चित उपचार तो उपलब्ध है, लेकिन इलाज के लिए उपयुक्त रोगी का चयन करना बड़ी चुनौती है। ऐसे रोगों के इलाज में खर्च बहुत अधिक होता है और आजीवन उपचार की जरूरत पड़ती है। देखिए, इलाज में सरकार का जो सहयोग है वो भी इसकी प्रमुख विशेषताओं में है। कैसे? समूह 1 ऐसे समूह, इस समूह में क्या है कि एक बारगी उपचार से ठीक होने वाले रोगों को शामिल किया गया। तो समूह 1 के रोगों के उपचार के लिए केंद्र सरकार एक अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें समूह 2 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों के मरीजों की सहायता देने पर विचार कर सकती हैं। अब आगे देखते हैं, अलग अलग स्तरों पर रोकथाम की बात भी की गई है। देखिए, प्राथमिक रोकथाम इसमें दुर्लभ रोग से ग्रसित बच्चे के जन्म को रोकना चाहिए। दूसरा, माध्यमिक रोकथाम में क्या होता है? दुर्लभ रोगों से ग्रसित भ्रूण के जन्म को रोकना चाहिए। तीसरा, तृतीयक रोकथाम में क्या है? दुर्लभ रोग के मरीजों के लिए चिकित्सीय पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब दुर्लभ रोगों के बारे में बात करें यहां पर, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुर्लभ रोग का आशय कमजोर करने वाले व जीवन पर्यंत व्याप्त रहने वाले रोग या विकार से है। इसकी व्यापकता प्रति 10,000 व्यक्ति पर 10 या उससे कम लोगों में है। ऐसे 7,000 से 8,000 दुर्लभ रोग हैं जिनमें से लगभग 95% के लिए कोई मान्य उपचार मौजूद नहीं है। इसके संबंध चुनौतियां भी हैं। क्या? इस रोग के बारे में प्राथमिक देखभाल चिकित्सकों में जो चिकित्सक हैं उनमें जागरूकता की कमी है। दूसरा, पर्याप्त जांच और नैदानिक सुविधाओं की कमी है। तीसरा, उपचार उपलब्ध नहीं है। चौथा, उपचार के लिए बहुत अधिक खर्चे की जरूरत पड़ती है। आगे बात करते हैं, सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के लिए अधिक उपयोग से फसल उपज प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। देखिए, उर्वरक विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अक्टूबर 2022 के बीच यूरिया और डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP उर्वरकों की बिक्री में पिछले वर्ष के समान 7 महीनों की अवधि की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। अन्य उर्वरकों की तुलना में इनके उपयोग में वृद्धि से पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा होगा। इससे मृदा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और अंततः फसल की पैदावार में कमी आ सकती है। उच्च सरकारी सब्सिडी उपर्युक्त दोनों उर्वरकों यूरिया और डाई अमोनियम फॉस्फेट दोनों उर्वरकों की कम कीमत और अधिक बिक्री के लिए उत्तरदायी कारण है, क्योंकि इनके लिए उच्च सरकारी सब्सिडी दी जाती है। सरकार उर्वरक उत्पादकों या आयातकों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध करा रही है और यूरिया को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर उपलब्ध कराया जा रहा है। फास्फेटिक और पोटास युक्त उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना लागू की गई है। वर्ष 2021-22 में उर्वरक सब्सिडी लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए की थी। उर्वरक के अधिक उपयोग से होने वाली समस्याएं क्या हैं? देखिए, सरकारी कोष पर सब्सिडी का बोझ अधिक बोझ पड़ता है। दूसरा, बहुपोषक तत्वों की कमी हो जाती है और मृदा के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के आदर्श उपयोग अनुपात 4:1 का पालन नहीं हो पाता। यहां ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो उर्वरक हैं इनका आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए? तो 4:2:1 का होना चाहिए।
भूजल में नाइट्रेट, जो आपका ग्राउंड वाटर है, इसमें नाइट्रेट संदूषण की आशंका बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सब्सिडी व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने के लिए सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं उनकी। तो पहला है वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना शुरू की गई है। तो ये कब शुरू की गई है? 18 अक्टूबर 2022 को। उर्वरकों, और इसका पूरा नाम क्या है? वन नेशन वन फर्टिलाइजर का इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना। ये 18 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ की गई। उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गई है। कब की गई थी? 19 फरवरी 2015 को राजस्थान से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे कदम है जो सब्सिडी व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए हैं। आगे बात करते हैं, एक गैर सरकारी विधेयक के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति के गठन की मांग की गई है। यह विधेयक ऐसे समय में, ये गैर सरकारी विधेयक है, मतलब जिसको किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह विधेयक ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुधार की आवश्यकता पर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के तरीके पर सरकार से सवाल किया है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों, जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति को विनियमित करने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं लाने के कारणों के बारे में केंद्र से जवाब भी मांगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पर कार्य करता है, ऐसी नियुक्तियां संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन करेगा। तो अभी तक इसके लिए कोई कानून बनाया नहीं गया है। इसी पर सवाल पूछा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति या पद से हटाने संबंधित जो मुद्दे हैं उनमें क्या है? देखिए, नियुक्ति जो है पूरी तरह से कार्यपालिका करती है। इस प्रकार यह व्यवस्था सत्ताधारी दल को किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने का पूर्ण विवेकाधिकार देती है जिसकी उस दल के प्रति निष्ठा सुनिश्चित है। संविधान ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के पद पर नियुक्ति के लिए कोई योग्यता, जैसे कि कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक, निर्धारित नहीं की है। तीसरा पॉइंट, मुख्य चुनाव आयुक्त को मनमानी ढंग से नहीं हटाया जा सकता है। उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। लेकिन हालांकि जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त के समान सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। अब यहां थोड़ा सा बात करते हैं गैर सरकारी सदस्य विधेयक के बारे में। देखिए, इसके अंतर्गत मंत्री के अलावा संसद के किसी भी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया गया विधेयक आता है और इस विधेयक को केवल शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है और इस पर चर्चा भी केवल उसी दिन हो सकती है। ऐसे विधेयक सदन में पेश किए जाने योग्य हैं या नहीं, इसका निर्णय राज्यसभा के मामले में सभापति और लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्ष 1970 के बाद से कोई भी गैर सरकारी सदस्य जो विधेयक है या गैर सरकारी विधेयक जो है, ये अधिनियम नहीं बना है। आगे बात करते हैं, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 जो है वो संपन्न हुआ। कहां पर संपन्न हुआ है? ये आपका दिल्ली में हुआ है और इसका जो पहला संस्करण था 2021 में हुआ था। ठीक है, ये दूसरा है। देखिए, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, IGF इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, UN इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी हुई एक पहल है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इंटरनेट से संबंधित लोक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अलग अलग हितधारकों जैसे कि सरकार, उद्योग, निजी कंपनियों, तकनीकी समुदाय, शैक्षणिक समुदाय, नागरिक समाज संगठनों आदि को एक मंच पर लाने का कार्य करता है। इंटरनेट गवर्नेंस सरकारों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और तकनीकी समुदाय द्वारा अपनी अपनी भूमिकाओं में साझा सिद्धांतों, मानदंडों, नियमों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और गतिविधियों का पूरक विकास तथा इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये गतिविधियां ही इंटरनेट के विकास और उपयोग को आकार प्रदान करती हैं। इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, कोड या लॉजिकल लेयर, कंटेंट लेयर और सुरक्षा शामिल है। इसमें IP एड्रेसिंग, डोमेन नेम सिस्टम DNS, रूटिंग, तकनीकी नवाचार, मानकीकरण, सुरक्षा, गोपनीयता आदि भी शामिल होते हैं। इंटरनेट गवर्नेंस सतत मानव विकास को बढ़ावा देने, समावेशी ज्ञान आधारित समाज के निर्माण तथा सूचना व विचारों के मुक्त प्रवाह को बढ़ाने में इंटरनेट की क्षमता के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेट की कोई एकल प्रभावी संस्था नहीं है। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ICANN, IGF तथा इंटरनेट गवर्नेंस फोरम
इंटरनेट कंपनियां, गैर सरकारी संगठन आदि इसके प्रमुख अभिकर्ताओं में या एजेंट में शामिल हैं। भारत इंटरनेट गवर्नेंस के मामलों में बहुहितधारक दृष्टिकोण का भी समर्थन करता है। इंटरनेट गवर्नेंस के सिद्धांतों की बात करें तो कई सिद्धांत हैं, जिनमें शामिल है खुला, सहभागी, आम सहमति में संचालित गवर्नेंस, समावेशी और न्याय संगत, सहयोगात्मक, पहुंच और कम बाधाएं, दक्ष, सार्थक भागीदारी को सक्षम बनाना, वितरित, जवाबदेह, पारदर्शिता और बहुहितधारक। इंटरनेट गवर्नेंस से संबंधित जो चुनौतियां उनकी बात करते हैं। इंटरनेट का निरंतर विकसित होता स्वरूप, डिजिटल क्षेत्र में कुछ कंपनियों और देशों का वर्चस्व है। इंटरनेट के मामले में मांग पक्ष की बजाय आपूर्ति पक्ष को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है इत्यादि। अब बात करते हैं, भारत ने ई कॉमर्स ग्राहकों के हितों की सुरक्षा में विश्व व्यापार संगठन WTO की भूमिका को लेकर सदस्य देशों से राय मांगी है। भारत ने ई कॉमर्स में उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में अन्य देशों के अनुभवों के बारे में जानने तथा प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाए जाने को लेकर भी अपनी रुचि प्रकट की है। WTO ने वर्ष 1998 में ई कॉमर्स पर एक वर्क प्रोग्राम शुरू किया था। इसका उद्देश्य ई कॉमर्स से जुड़े सभी व्यापार संबंधी मुद्दों की व्यापक जांच करना था। इस प्रोग्राम ने वस्तुओं में व्यापार परिषद, सेवाओं में व्यापार परिषद जैसी WTO संस्थाओं को वर्तमान WTO समझौतों और ई कॉमर्स के बीच संबंधों का पता लगाने का निर्देश दिया था। यह ई कॉमर्स पर अधिस्थगन लगाने पर सहमत हुआ था। इसका अर्थ यह था कि सदस्य देश इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क नहीं लगाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण में क्या आता है? सॉफ्टवेयर, ईमेल, डिजिटल संगीत, फिल्में, वीडियो गेम्स इत्यादि शामिल हैं। वर्क प्रोग्राम के अनुसार जिन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विपणन, बिक्री या डिलीवरी में इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग होता है उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। तो ई कॉमर्स क्या होता है? तो यहाँ पे यह डिफिनेशन बताई गई है। ई कॉमर्स से ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं के अधिक विकल्प मिल रहे हैं। इससे घर बैठे लेन देन आसान हुआ है और भुगतान के सुरक्षित विकल्प जैसे कई अन्य लाभ भी मिल रहे हैं। हालांकि इससे जुड़ी हुई कई चुनौतियां भी हैं, जैसे भ्रामक विज्ञापन, ऑनलाइन भुगतान के खतरे, ग्राहकों की तुलना में विक्रेता की मजबूत स्थिति, डेटा सुरक्षा इत्यादि। भारत सरकार द्वारा इसके संबंध कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। पहला है, भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 पारित किया है। इसके अतिरिक्त भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने उपभोक्ता समीक्षा प्रकाशित करने वाले संगठनों के लिए भारतीय मानक प्रकाशित किया है। अब यहाँ पे संक्षिप्त में जो करंट अफेयर उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में। तो देखिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय का लक्ष्य कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अनुसूचित जनजातियों वाले 36,428 गांवों को आदर्श जनजातीय गांवों के रूप में विकसित करना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का संशोधित संस्करण है। इस योजना को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से चयनित गांवों के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। इसके मुख्य घटक क्या है? ग्राम विकास योजना तैयार करना, केंद्र या राज्य सरकारों की व्यक्तिगत पारिवारिक लाभ योजनाओं का कवरेज अधिकतम करना तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना। आगे बात करते हैं मदरसों, अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना SPEMM, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन ए मदरसाज पब्लिक माइनॉरिटीज। केंद्र सरकार ने इस मदरसा अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना SPEMM को जारी रखने की अनुमति अभी तक नहीं दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसद की स्थायी समिति ने इस देरी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। समिति ने यह भी बताया है कि राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमित संख्या में भागीदारी कारण योजना की प्रभावशीलता में कमी आ सकती है। इस योजना के बारे में बात करें तो इस योजना के तहत मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसकी दो उप योजनाएं हैं। पहला है मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना SPQEM और दूसरा है अल्पसंख्यक संस्थानों के बुनियादी ढांचे का विकास IDMI योजना। वर्ष 2021 में इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से लेकर के शिक्षा मंत्रालय को दे दी गई थी। आगे बात करते हैं रेस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने रेस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2022 जारी की है। वर्तमान में राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय सरकारें सभी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में पुनर्स्थापना लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर प्रगति की निगरानी करने के लिए इस रिपोर्ट का उपयोग करती हैं। वर्तमान में 22 देश बैरोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत इन देशों में शामिल नहीं है।
इसे पहली बार वर्ष 2016 में बॉन चैलेंज बैरोमीटर के रूप में लॉन्च किया गया था। यह वैश्विक प्रतिबद्धताओं जैसे यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, बॉन चैलेंज, पेरिस समझौता आदि की प्रगति को प्रकट करने में मदद करती है। आगे देखते हैं पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। तो देखिए, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 1983-84 में प्रारंभ किया गया था। इसका कार्यान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर रहा है। इसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण के लिए छात्रों को भागीदार बनाना है। इसके अंतर्गत 2 कार्यक्रम शामिल हैं। नेशनल ग्रीन कॉप कार्यक्रम, इसे 2001 में प्रारंभ किया गया था। इसके तहत पर्यावरण के मुद्दों पर छात्रों को शिक्षित करने और उनके बीच जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों एवं कॉलेजों में 1 लाख से अधिक इको क्लब गठित किए गए हैं। दूसरा है नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम, NNCP। इसके अंतर्गत छात्रों के लिए देश के अलग अलग संरक्षित क्षेत्रों, नेचर पार्क, टाइगर रिजर्व में फील्ड विजिट, नेचर कैंप के आयोजन में मदद की जाती है। आगे बात करते हैं स्क्रैमजेट इंजन के बारे में। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्क्रैमजेट इंजन का ताप परीक्षण किया। इस परीक्षण का उद्देश्य एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन का निर्माण करना है ताकि कम लागत पर उपग्रह प्रक्षेपित किए जा सके। स्क्रैमजेट या सुपरसोनिक दहन रैमजेट इंजन एक उन्नत रैमजेट इंजन होता है। यह केवल सुपरसोनिक गति पर ही काम करता है। यह इंजन प्रक्षेपण यान के प्रदर्शन में सुधार करता है क्योंकि रॉकेट में अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये अत्यधिक ऊंचाई पर बेहतर तरीके से काम करते हैं। आगे बात करते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 के बारे में। तो देखिए, ये जो IISF 2022 इसका आयोजन जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जाएगा। यह भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। और विज्ञान भारती क्या है? ये स्वदेशी की भावना से युक्त एक विज्ञान आधारित आंदोलन है। इसका नेतृत्व देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक कर रहे हैं। IISF भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का उद्देश्य भारत और दुनिया भर के रचनात्मक और कल्पनाशील लोगों को एक साथ ला करके आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े विविध कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान की उपलब्धियों का उत्सव मनाना है। आगे बात करते हैं कार्बोप्लेटिन के बारे में। कार्बोप्लेटिन यह अलग अलग प्रकार के कैंसर का उपचार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दवा है। यह कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोक देती है या धीमा कर देती है। कार्बोप्लेटिन कार्बोप्लेटिन जो है अल्काइलेटिंग एजेंट्स के रूप में ज्ञात दवाओं के समूह से संबंधित है। टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार इस दवा ने अत्यंत आक्रामक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर TNBC के इलाज की दर और रोगी की उत्तरजीविता को बढ़ा दिया है। यह कैंसर विशेष रूप से युवा महिलाओं में होता है। भारत में स्तन कैंसर के लगभग 30% मामले TNBC ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित हैं। साथ ही 50 वर्ष से कम आयु की महिलाओं में स्तन कैंसर के लगभग 45% मामलों के लिए भी यह उत्तरदायी है TNBC ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। आगे बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस TB रिसर्च फंडिंग ट्रेंडर्स 2005 टू 2021 रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट को ट्रीटमेंट एक्शन ग्रुप और स्टॉप TB पार्टनरशिप ने जारी किया है। स्टॉप TB पार्टनरशिप संयुक्त राष्ट्र से संबंधित इकाई है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक TB को समाप्त करना है। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है? वर्ष 2021 में पहली बार दुनिया भर में TB अनुसंधान और विकास के लिए $1 बिलियन तक का वित्त पोषण प्रदान किया गया था। 2021 में वर्ष 2018 में TB पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में TB पर अनुसंधान और विकास के लिए प्रतिवर्ष $2 बिलियन के वित्त पोषण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि 2021 में $1 बिलियन का वित्त पोषण प्रदान किया गया। TB जो है, TB के बारे में बात करते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। यह एक संचारी रोग है जो वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह रोग उपचार योग्य और रोकथाम योग्य है। सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व में बात करते हैं सुब्रमण्यम भारती की, जिन्हें भारतीयार भी कहते हैं। इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था और मृत्यु 12 सितंबर 1921 को होता है। वह महाकवि भारतीयार के नाम से प्रसिद्ध थे। वे तमिलनाडु के एक महान कवि, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। इनके मुख्य योगदान की बात करें तो एक कवि और राष्ट्रवादी के रूप में उन्होंने देशभक्ति की कविताएं लिखी थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में सुदेशा गीतांगल, कन्नन पट्टू आदि शामिल हैं। एक पत्रकार के रूप में वे स्वदेश मित्रम के उपसंपादक थे। उन्होंने तमिल भाषा में एक समाचार पत्र इंडिया शुरू किया। यह तमिलनाडु में राजनीतिक कार्टून प्रकाशित करने वाला पहला समाचार पत्र था इंडिया। वे बाल विवाह के खिलाफ थे। उन्होंने ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म में सुधार के लिए संघर्ष किया था। वह दलितों और मुसलमानों के साथ भी एकजुट थे।
एट्टायपुरम के राजा ने उनकी कविता से प्रभावित होकर उन्हें भारती की उपाधि प्रदान की, जिसका अर्थ देवी सरस्वती का आशीर्वाद। आगे चर्चित स्थलों में बात करते हैं अंगोर वाट मंदिर परिसर कंबोडिया की। तो देखिए, विदेश मंत्री ने सभ्यतागत संबंधों के कारण अंगोर वाट मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार करने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। ये कहां पर है? कंबोडिया में, ध्यान रखिएगा। अंगोर वाट का अर्थ मंदिरों का शहर। इस प्राचीन मंदिर परिसर का निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रारंभ में यह हिंदू देवताओं विष्णु, शिव, ब्रह्मा को समर्पित था। हालांकि बाद में इसे बौद्ध मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह मंदिर कंबोडिया के सियम रीप प्रांत में स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है। इसमें कई मंदिर, जलीय संरचनाएं जैसे कि बेसिन, बांध, जलाशय व नहर और संचार मार्ग आदि शामिल है। अगला है काकतीय रुद्रेश्वर, जिसे रमप्पा मंदिर भी कहते हैं, जो कि तेलंगाना में है। ऐतिहासिक रुद्रेश्वर मंदिर के विशाल मंडप की जीर्णोद्धार परियोजना पूर्ण होने वाली है। रुद्रेश्वर को सहस्त्र स्तंभ मंदिर और रमप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय राजा गणपति देव के शासनकाल में उनके सेनापति रेचारला रुद्र ने करवाया था। रमप्पा इसके शिल्पकार का नाम था। तो ये इसकी मतलब एक विशेषता है कि इस मंदिर का नाम जो है इसके शिल्पकार के नाम पे पड़ा है। अधिकतर जो है उसमें जो देवता होते हैं उनके नाम पर होता है। यह मंदिर रामलिंगेश्वर स्वामी शिव को समर्पित है। वर्ष 2021 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची या सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया था। यह मंदिर काकतीय वंश की विशेष शैली, तकनीक और अलंकरण कला को प्रदर्शित करता है, जैसे अलंकृत और नक्काशीदार ग्रेनाइट एवं डोलराइट से बने बीम व स्तंभ आदि। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।